हमास मौजूद है, याह्या सिनवर और तमाम लोगों के दुनिया से रुखसत होने के बावजूद हमास मौजूद है गज़ा में। और थोड़ी देर पहले हमास ने वो जो मलबा है, वो जो कब्रें हैं, जो वहाँ से एक बार फिर इसराइल पे रॉकेट फायर कर दिए हमास ने। और इसराइल को बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ से रॉकेट्स आ सकते हैं, वहाँ से रॉकेट्स फायर हो गए। और ये जो रॉकेट्स फायर हुए हैं, ये रॉकेट्स फायर होने से पहले जो है वो कमाल अदवान हस्पताल, जो कि आखिरी हस्पताल था, पूरे गज़ा में आखिरी हस्पताल था, उस हस्पताल को, कमाल अदवान हस्पताल को पहले तो वहाँ पे इसराइल ने स्ट्राइक्स की कल रात, और फिर कल लेट नाइट ही उस अस्पताल को आग लगा दी, जला दिया उस हॉस्पिटल को। उसके बाद ये हुआ कि जला दिया, और इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है वो मतलब वो कोई 48 के करीब लोग उसमें ज़िंदा जल गए या वो मारे गए। भरपूर लड़ाई फिर गज़ा में दोबारा, क्योंकि वहाँ पर अच्छा फिर वो जो उनकी तरफ से भी ऐलान हुआ, कसाम ब्रिगेड की तरफ से, कि हम इस अस्पताल को जलाने का जवाब देंगे। कसाम ब्रिगेड मौजूद, उन्होंने कहा हम जवाब देंगे, बाकायदा बयान आया कि हम जवाब देंगे इसका, और उन्होंने रॉकेट फायर कर दिया, मिसाइल फायर कर दिया इसराइल के ऊपर। गज़ा की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ये हुआ पिछले 24, तो हमास अब एक क्योटिक सूरत हाल है कि ये क्या हुआ। अच्छा क्योटिक, फिर उसके बाद ये हुआ जो मैंने कल भी बात की थी कि मुसलसल 5 रातों से ये हुआ कि कल जो है वो दोबारा इसराइल ने परसों स्ट्राइक्स की थी, क्योंकि परसों भी रात को मुसलसल रोज़ रात को हुतीज़ अटैक करते हैं, इसराइल के ऊपर हुतीज़ अटैक करते हैं। अब ये हुआ कि परसों हमने कहा कि वो जनाब उन्होंने जो है वो हुतीज़ ने स्ट्राइक्स की, जवाब ने इसराइल ने स्ट्राइक्स कर दी। उसके नतीजे में WHO के जो सरबराह मौजूद थे, उन्होंने फिर पूरा मैसेज भेजा कि भाई मैं जिंदा बच गया हूँ खैरियत से, लेकिन मैं बड़ा कंडेम करता हूँ वगैरह वगैरह। हुतीज़ ने दोबारा कल रात को, परसों रात को ही जब ये सारा वाक़ हो गया, तो कल हमने डिस्कस किया था कि स्ट्राइक्स, उसके बाद ये हुआ कि वो जब स्ट्राइक्स हो गई दोबारा उनकी, तो अमेरिका और ब्रिटेन ने स्ट्राइक की दोबारा हुतीज़ पे। ठीक है, अमेरिका और ब्रिटेन ने दोबारा स्ट्राइक की हुतीज़ पे, और हुतीज़ पे दोबारा स्ट्राइक की। और ये अब बड़ी एक अजीब सूरत हाल डेवलप हो गई कि पहले इसराइल ने स्ट्राइक्स की, फिर अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से स्ट्राइक्स हुई, और ये स्ट्राइक्स हुई, और उसके बाद ये है कि काफ़ी जगहों पे ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस स्ट्राइक्स ख़त्म होने के बाद थोड़ी देर बाद हुतीज़ ने कल लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग आवर्स में फिर इसराइल के ऊपर मिसाइल दाग दिए, यानी 7वीं मुसलसल रात है, हुतीज़ ने दोबारा मिसाइल दाग दिए, और ऐसे मिसाइल दागे कि पहली दफ़ा जो थर्ड डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव करना पड़ा। ठीक है, अच्छा अब इशू ये है सारा कि इसमें ये सूरत हाल ज़रा मेरा ख्याल है कि काफ़ी अब एक चैलेंजिंग हो गई है। ठीक है ना, टर्मिनली हाई एटीट्यूड डिफेंस सिस्टम, क्योंकि और हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं कि उनकी 3 तो अपनी हैं, और फिर अक्टूबर में उनकी तरफ से ये सिस्टम, डिफेंस सिस्टम आया था। तो ये सिस्टम जो है ये पहली दफ़ा उनका जो है ये एक्टिव, अमेरिकन ने कहा है कि हमने पहली दफ़ा जो मिसाइल आए उसके नतीजे में ये सिस्टम हमें एक्टिव करना पड़ा। रॉयटर्स 5th। अच्छा मैं थोड़ा सा ज़रा अपने इस प्रोग्राम देखने वालों को बता दूं कि एक्चुअली ये प्रोग्राम कुछ इस तरह से लोग ये पूछते हैं कि मैं किस तरह से दरमियान में क्या होता है, ये कि ये कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है सामने, मैंने कुछ भी नहीं है सामने टेलीप्रॉम्प्टर, तो बात कर रहा होता हूँ सारी। लेकिन यह है कि वो जो ऐसी जगह जहाँ पे स्लाइड्स वगैरह या कोई मैप्स दिखाने होते हैं, तो उनका एक प्रिंट आउट यहाँ रखा होता है, उसका एक नंबर होता है। तो मैं जब ये बात कहता हूँ ना कि 3rd या 4th या 5th, तो हमारी प्रोडक्शन टीम जो है ना उस
मैप को, मिसाल के तौर पे ये मेरे मैप हाथ में है तो इसका एक नंबर यहाँ पे मैंने प्रिंट आउट पे रखा हुआ है कि ये दिखा देना इस वक्त, तो मैं वो नंबर कॉल करता हूँ तो वो वहाँ से दिखा देते हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो इसको देख रहे हैं वो ये कहते हैं बीच में मैं 3rd 4th 2 3 ये क्यों कहता हूँ, ये मैं इसलिए कहता हूँ कि वो न्यूज़ वहाँ दिखा दें, क्योंकि मैं उसको एक तो बात कर रहा होता हूँ लेकिन जहाँ मैं समझता हूँ कि रेफरेंस देना ज़रूरी है। अच्छा, ये सारी खबरें होती हैं, लेकिन खबरों के अलावा जो इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे जो बातें हैं वो बातें ऐसी होती हैं कि जो कि टेलीग्राम चैनल से या व्हाट्सएप से या डायरेक्ट कांटेक्ट से या बहुत से सोर्सेज से, और फिर वो उसके ऊपर एक तजिया बिल्डअप हो रहा होता है, और इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर ये मामला उधर ही जा रहे होते हैं ऑलमोस्ट जहाँ पर अमूमन हम तजिया करते हैं, जैसे यूक्रेन रशिया जंग में शुरू में स्टार्ट हुआ था मामला, या इस प्रोग्राम में डिस्कस हमने करना शुरू किया था इस बात को कि इंडिया को प्रॉब्लम इस तरफ से नहीं होगी अपने पाकिस्तान बॉर्डर से, बल्कि उनको अपने जो उनका ईस्टर्न बॉर्डर है उस साइड पे क्राइसिस खड़ा होगा। ये मैं 3 साल से कह रहा हूँ, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे म्यांमार हो, या मणिपुर हो, या बाकी सारी बात। एनीवे आगे चलते हैं। तो ये मैं सिर्फ बताऊँ कि मैं नंबर इसलिए बीच में पकड़ता हूँ। अब इस पूरे सिनेरियो में एक तो ये हुआ कि इन्होंने फिर मिसाइल दाग दिया। अब ये हमने दिखा दी, मेरे ख्याल से राइटर्स को हमने दिखा दिया, राइटर्स को यूएस एंटी मिसाइल जो थॉट सिस्टम इन इजराइल यूज्ड टू इंटरसेप्ट प्रोजेक्टाइल फ्रॉम यमन। अच्छा, ये पहली दफ़ा जो है ना, ये पहली दफ़ा ये जो टाइम्स ऑफ इसराइल कह रहा है इन फर्स्ट यूएस थॉट सिस्टम डिप्लॉयड इन इसराइल सेकंड, ठीक है ना, ये होती इंटरसेप्शन करनी पड़ी। तो ये तो एक बहुत ही बड़ी बात है कि अब वो सिस्टम भी एक्टिव हो गए, मतलब तमाम सिस्टम्स ख़त्म हो गए और अब वो सिस्टम एक्टिव करना पड़ा हुतीस के हमले में, जो सिस्टम अमेरिका ने दिया है, और वो सिस्टम एक्टिव करना पड़ा। और उस मतलब अब इसके बाद अब क्या बचा है, मतलब, और ख़ास तौर पे जो मैंने आपसे बात की ना कि ये मामला जो है ये इस तरफ चला गया है कि अच्छा, ये अमेरिका की जो स्ट्राइक है, ये महर न्यूज़ एजेंसी 40th यूएस एंड यूके वॉर प्लेन्स कंडक्ट एयर स्ट्राइक्स ऑन यमन, ये रात को हुआ है। और उसके बाद जो है वो अच्छा, गजा का अटैक हमास, हुतीज नहीं, हमास, ये 39th गजा अटैक्स ऑक्युपाइड कुद्स विद मिसाइल्स, ये अभी अटैक हुआ और इसको कंफर्म इसराइल का मीडिया कर रहा है इस क्लेम को कि दोबारा जो है वो गजा से अटैक हुआ है। अच्छा, अब गजा ये है 7 अक्टूबर 2023 और हम ख़त्म हो रहा है 2024 और हमास मौजूद है, हमास मौजूद है, याहिया सिनवर, हमास गजा में मौजूद है और गजा से उन्होंने अटैक्स किए हैं और उसके बाद उन्होंने अपना अलाम। अब ये एक सूरत हाल बड़ी बहुत ही अजब सूरत हाल है और अमेरिकन को अपना एक्टिव करना पड़ा, उनके तीनों सिस्टम्स फेल हुए। और ऐसा ये जो मिसाइल गिरे हैं ना आके यमन के हुतीस के, इसमें जो एक पहली दफ़ा एक चीज़ हुई है कि ये वेस्ट बैंक और यरूशलेम और इन इलाकों में सायरन बजे हैं। इससे पहले ये था कि जो इलात की और ये जो तल अवीव में और सेंट्रल जो इलाके हैं वहाँ पे ज़्यादा तकरीबन वहीं पे हिट होता था, वहीं जाते थे मिसाइल। ये जो है ये इस तरफ वेस्ट बैंक और यरूशलेम आसपास के जो गांव हैं सारे शहर, यहाँ पे सायरन बजे हैं फर्स्ट टाइम। पहले भी बजते रहे हैं लेकिन यमन की तरफ से गालिबन ये पहली दफ़ा यहाँ पे कुछ इलाकों पे वो गिरे हैं, कुछ डेबरी गिरी है, वो इंटरसेप्ट हो गया ऊपर, लेकिन डेबरी तो नीचे गिरती है उसकी। तो वो एक अजीब क्यास है कि भाई यमन से हुतीज़ और गजा से अटैक साइमल्टेनियसली फोर्सेस। ये मैं आपको बहुत पहले बात कह चुका हूँ कि ये जो हिजबुल्ला ने सीज़ फायर किया है, तो हिजबुल्ला ने सीज़ फायर इसलिए किया है कि उनका सारे वेपन्स और सारा सिस्टम सेफ हो जाए, क्योंकि उनके लीडर्स तो चले गए हैं दुनिया से, सैयद हसन नसरुल्लाह और बाकी, लेकिन उनके जो म्यूनिशन है वो सेफ रहे इस वक्त, तो इसलिए उन्होंने कहा सीज़ फायर। अच्छा ठीक है जी, रोकते हैं, लेकिन वो आएंगे वापस, मार्क माई वर्ड्स, वो वापस आएगा हिजबुल्ला ख़त्म नहीं हुई है। क़यादतें ख़त्म होती हैं लेकिन फिर नहीं आ जाती हैं फ़ौरन। तो ये एक सिनेरियो क्रिएट हुआ बहुत ही अजब, ठीक है। और इसमें मतलब है कि अगर मतलब क्या सीज़ फायर अगर होता है, नहीं होता, जंग बंदी होती नहीं, तो हमास मौजूद है अपनी जगह। तो ये एक बहुत बड़ी डिज़ास्ट्रस, और मैं उसको मुझे याद आते लॉयड ऑस्टिन की वो स्टेटमेंट कि उन्होंने बहुत शुरू में कहा था कि स्ट्रेटजिक डिफीट होगी इसराइल को, अल्टीमेट स्ट्रेटजिक डिफीट होगी, जितना इसको खींचेंगे स्ट्रेटजिक डिफीट होगी। तो अब तो ये किस्सा ही ख़त्म हो गया ना कि हमास भी अगर मौजूद है तो फिर क्या भाड़ झोंकी है
लाख 1.5 लाख लोगों को शहीद करके वहाँ पे क्या किया, बच्चों को औरतों को मार के। तो ये एक नया क्राइसिस क्रिएट हो गया। उधर पीकेके की सुलह हो रही है तैयब एर्दोगन के साथ, और साथ ही ईरान के जो वजीर खारजा हैं अब्बास अरागची, वो चाइना में मौजूद हैं। उनकी चाइना में वांग ली से मुलाकात हुई, इंतहाई इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है। और वो मुलाकात इसलिए हुई है कि उसका जो मुश्तरका एलामिया है, वो जो एलामिया जारी हुआ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें एलामिया में एक तो बात यह है कि जी अगर हम दिखाते हैं ग्लोबल टाइम, जो बाकी किसी भी मीडिया, ईरानियन मीडिया दिखाते हैं, वहाँ कोई भी दिखाते हैं, उसमें 3-4 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक डायलॉग का जिक्र है उसमें, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये वो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो कि स्ट्रेटेजिक, लफ्ज़ स्ट्रेटेजिक पे गौर करें, जो कि चंद मुल्कों के साथ जो है वो चाइना ने की हुई है, जिसमें सऊदी अरेबिया भी है। इसीलिए इसमें ग्लोबल साउथ का जिक्र है। और दूसरी बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर इसी इलामिया को हम आगे चलें लेके, तो उसमें जिक्र है कि जो सीरिया है वो गैर मुल्की ताकतों का मैदान नहीं बनेगा जंगों का, ठीक है ना। रिलेशनशिप दो कंट्रीज की, ये पूरा इलामी है। हाफ अ सेंचुरी, शेयर्ड वैल्यूज हैं, इंडिपेंडेंस वगैरह, बहुत ज़बरदस्त इलामी है ये चाइना का और ईरान का। लेकिन इसमें सऊदी अरब का जिक्र है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस इलामिया में सऊदी अरेबिया का जिक्र है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। और फिर उसमें यह है कि एससीओ का मेंबर भी है, फिर ब्रिक्स का मेंबर भी बन रहा है, वो सारा जिक्र है इसमें। लेकिन सऊदी अरेबिया का इलामिया में जिक्र होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो बात यह है कि सऊदी अरेबिया जो है वो उसके, और ब्रिक्स का मेंबर भी है, ग्रेटर ब्रिक्स कॉर्पोरेशन, और साथ ही एससीओ का मेंबर भी है, वो उसको इन्होंने इलामिया में इंडोर्स किया है। साथ ही कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी याद की है, ग्लोबल साउथ का बार बार नाम है। और फिर उसके बाद जो है ये कहा है उसमें कि बैटल ग्राउंड नहीं बनेगा ये गैर मुल्की ग्रेट पावर रेवलरी का, ठीक है ना। ये जियो विक्टिम बनेगा सीरिया जो है, ये मिडिल ईस्ट, ये जियो पोलिटिकल स्ट्रगल्स का, एक्सटर्नल पावर्स का, ये वर्डिंग बड़ी स्ट्रांग वर्डिंग है। और फिर उसके बाद ये है कि जी पीस स्टेबिलिटी चाहिए। और अगर आप लास्ट 2 या 3 लाइंस देखें तो बोथ पार्ट्स सपोर्ट द कंटिन्यूड रिकंसिलिएशन मोमेंटम बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया आफ्टर द restoration of diplomatic ties and encourage regional countries to maintain dialogue and consultations. At the statement ये ध्यान में रखें कि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान तलखी जो है वो, या कशीदगी जो है हमारे दो बरादर ममालिक के दरमियान, वो चाइना ने ख़त्म करवाई थी। और वो इस खत्ते की पूरी जो जियो पोलिटिकल सिनेरियो है उसके अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली थी कि दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन ख़त्म हुई, और दोनों के साथ एक दिन शी जिनपिंग सऊदी अरेबिया में तो अगले दिन तेहरान में थे। ये इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई थी दोनों मुल्कों के साथ। तो चाइना की तरफ से ये बात इंडोर्स करवाई गई है दोबारा कि सऊदी अरेबिया और जो ईरान के दरमियान चाइना के ज़रिए जो सुलह करवाई गई थी, हम उम्मीद करते हैं कि वो सुलह, और जब चाइना की उम्मीद की बात करता है तो उसमें एक यकीन होता है कि हम इस बात को इंश्योर करते हैं कि ये बात आगे बढ़ेगी। कहीं ना कहीं इसमें चाइना इन्वॉल्व है, ये पीकेके की, चाइना भी इन्वॉल्व है और रशिया भी इन्वॉल्व है, पीकेके और टर्की के दरमियान सुलह। क्योंकि जो पीकेके के दूसरे स्पॉन्सर्स हैं वो चाहते थे कि लड़ाई जारी रहे, पीकेके की लड़ाई होती रहे टर्की के साथ, लेकिन इसमें चाइना और रशिया कहीं इन्वॉल्व हैं। ये मैं अपनी कुछ सोर्सेज की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि पीकेके की सुलह हो जाए टर्की के साथ और ये कशीदगी जो है ख़त्म हो। अमेरिका सपोर्ट कर रहा था पीकेके को, तो और बाकी भी, लेकिन अमेरिका भी ज़ाहिर है इस वक्त नहीं चाहेगा कि टर्की उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नेटो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक सी तक पहुँचना और ये सारा। तो ये बड़ी इंकरेजिंग बात है कि इसमें चाइना ने इस बात को इंडोर्स किया है कि पीकेके के साथ मामला ख़त्म हो जाएं। अमेरिका ने भी यकीनन बहुत ज़्यादा जोर नहीं डाला होगा। ट्रम्प खड़े हो गए हैं चाइना के लिए, और ट्रम्प ने, मैं चंद लम्हात है फिर ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लूँ। ट्रम्प जो है उन्होंने कहा है कि जो टिकटॉक है, टिकटॉक मेरे ख्याल से पता होगा पाकिस्तान में लोगों को, टिकटॉक एक चीज़ होती है, ठीक है ना, काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं। 1 बिलियन आबादी दुनिया की आबादी इस्तेमाल कर रही है टिकटॉक। और बाइट डांस कंपनी है चाइना की जो ओन करती है, 2012 में टिकटॉक आई और उस पर मेरे ख्याल से 3 मिनट तक शायद वीडियो, 60 सेकंड 3 मिनट तक, लेकिन वो कहते हैं शायद 60 मिनट तक हम इसको बढ़ाएंगे कमिंग डेज में। बट टिकटॉक एक बड़ा पावरफुल टूल है। ट्रम्प साहब ने जनाब आज सुप्रीम कोर्ट में अमेरिका के उन्होंने एक दरख्वास्त डाल दी है कि 19 तारीख को वो डेट खत्म हो रही है जिस डेट तक बाइडेन इंतजामिया ने कहा था कि टिकटॉक जो है बाइट डांस या तो वो अमेरिका के हैंड ओवर हो जाए या बंद हो जाए, क्योंकि ये हमारा सिक्योरिटी थ्रेट है। ट्रम्प ने कहा है कि 1 मिनट ठहर जाए, ये सोशल मीडिया एप्लीकेशन, उस पर तो मेरे
14 मिलियन से ज़्यादा जो है वो फॉलोअर्स हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आप इसको, जो लास्ट डेट है, अच्छा 19 को ये आखिरी डेट है टिकटॉक बंद करने की अमेरिका में, और 20 को ट्रंप की तकरीबी हलफबरदारी। तो उन्होंने कहा है कि ये मेरे आने तक इसको रोक दे सुप्रीम कोर्ट, मैं आके इसको किसी और अंदाज में तय करूंगा, टिकटॉक बंद ना करें। मैं तमाम दुनिया में सोशल मीडिया और फ्री स्पीच को मुकम्मल तौर पे खोलने का कायल हूं।